गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कॉर्नर। आई एम सीएम भास्कर और आपका शिक्षा कॉर्नर में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। उसके बाद हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से रीड करेंगे और उसे समझेंगे डिटेल में। ठीक, तो हमारा जो ये है लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ मीन्स आपका क्या होगा? जीवन। और आपका ये प्रोसेस मीन्स क्या होगा? जीवन में जो प्रोसेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिंपल, कि हमारे जीवन को चलाने के लिए जिस जिस प्रक्रिया, जो जो प्रोसेस लगता है उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन, ठीक है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सब जितने सारे प्रोसेसेस हैं जो हमारे बॉडी में चलते हैं उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जाएंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये देखिए पहला जो आपका पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। अब आप ही बताइए कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि कोई चीज़ लाइव लिविंग है और कोई चीज़ नॉन लिविंग, मतलब कोई चीज़ जीवित है और कोई चीज़ नहीं नहीं है जीवित। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम किसी डॉग को दौड़ते हुए देखेंगे, और ए काउ चीविंग कर्ड, किसी काव को हम कर्ड को चबाते हुए देखेंगे, और एक मैन को चिल्लाते हुए देखेंगे, तो हम लोग जान जाएंगे कि वो लिविंग है। ठीक है, वट इफ द डॉग और ए काव और ए मैन स्लीप, उस समय क्या होगा जब वो लोग सोए हुए थे या सोए हुए रहेंगे, तो उस समय हम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। ठीक है, हम लोग तफर भी समझेंगे कि वो अलाइव है, पर कैसे? हम लोग ये देखेंगे कि वो लोग सांस ले रहे हैं कि नहीं। वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, हम लोग देखेंगे कि वो लोग सांस ले रहे हैं, तो चलो वो जीवित है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, अब प्लांट्स के बारे में बताया गया, पूछा गया कि प्लांट्स के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वो अलाइव है? We see them green, some of us will say, but what about plants that have leaves of others than green? यहाँ पर दोनों चीज़ बोला गया। हम लोग देखेंगे कि वो ग्रीन है तो क्या हो जाएगा कि वो आपका लिविंग हो जाएगा। तो अब फिर पूछ रहा है हमसे कि उस प्लांट का क्या जो कि जिसके पत्ते ग्रीन को छोड़ के बाकी कुछ है। ठीक है, जिसके पत्ते ग्रीन नहीं है फिर भी वो जीवित है, उस पत्ते को कैसे अब हम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है फिर? दे ग्रो ओवर टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे ग्रो ओवर टाइम, टाइम समय के साथ वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। सो वी नो डैट दे आर अलाइव, तब हम लोग इसीलिए हम जानेंगे कि वो अलाइव है। सम विल से इन अदर वर्ड वी टेंड टू थिंक ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। ठीक है, हम उसमें से आप कुछ कुछ कहेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, कुछ मूवमेंट से हम पता कर लेंगे कि वो अलाइव है, चाहे वो ग्रोथ में रिलेटेड हो या ग्रोथ से रिलेटेड नहीं हो। कहने का मतलब है कि कोई बढ़ रहा है तो भी मतलब मूव ही कर रहा है ना। ठीक है, और क्या है? और अगर कोई, हम लोग तो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पेड़ पौधे तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या है वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो फिर वो तो मूवमेंट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो उससे हम पता चल सकता है। बट ए प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, जो कि है एक प्लांट है जो कि आपका विजिबल नहीं होता है, बढ़ते हुए तो हम लोग नहीं देखते प्लांट को। ठीक है, तब भी वो अलाइव है। सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ एनिमल जो हैं, कुछ जानवर जो हैं वो सांस लेते हैं विदाउट, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम लोग का चेस्ट अप डाउन होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये सांस ले रहा है। ठीक है, हल्का सा बॉडी में हलचल होगा, पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं सांस लेते हैं और पता नहीं चलता है, विदाउट विजिबल मूवमेंट। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज ए डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जो आपका ये विजिबल मूवमेंट है, विजिबल मूवमेंट एज डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट इनफ, आपका इनफ नहीं है विजिबल मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ओवर अ स्मॉल स्केल विल इनविजिबल टू द नेक्ट आई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ओवर
स्मॉल स्केल, जिसको हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। हमारे शरीर के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सेल होंगे, ठीक है। तो वो सब जो मूवमेंट करते हैं, तो वो सब जो नेक्ड आई से हम अपने आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। हमारे बॉडी में कितने सारे सेल है, जो बैक्टीरियाज होंगे वो भी तो लिविंग है, ठीक है। तो वो सब मूवमेंट करते तो हम लोग तो नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। अगर वो पूछे कि ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है क्या नेसेसरी है लाइफ से, और क्या फिर बोल रहा है कि अगर हम लोग इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम जीव विज्ञान जो ज्ञाता हैं उन लोग से अगर ये सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे दे विल से यस, वो लोग यस कहेंगे। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम until they infect some cell, and that is partially why there is controversy about whether they are truly alive or not। तो फिर भी यहाँ पर वायरस का बात किया गया है, जिस पे भी कंट्रोवर्सी चलता है कि ये अलाइव है और अलाइव नहीं है। तो मैं बता दूँ क्या होता है, वायरस जब तक कोई लिविंग सेल के अंदर नहीं जाता है तब तक वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है, ठीक है। जैसे ही वो लिविंग सेल के अंदर जाता है तो क्या होने लगता है, वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करने लगेगा, उसके बाद वो लिविंग जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। इसीलिए कंट्रोवर्सी है, तब जाके वो इन्फेक्ट करता है सेल को। जब तक इन्फेक्ट नहीं करता तब तक कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता। अब देखते आगे, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। क्वेश्चन है हमारा कि वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, ठीक है, क्यों ज़रूरी है। इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेयर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दे कैन हैव टिश्यू have cell have a smaller component in them and so on। हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके पास टिश्यू होता है, टिश्यू में सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, स्मॉलर कंपोनेंट होता है, और उसमें भी अंदर अंदर कुछ ना कुछ होता है एंड सो ऑन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, disorganized order nature of living things is likely to be keep breaking down over time। अब इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट के कारण इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो कभी कभी ब्रेक डाउन होता है, सेल टूटता है, सेल मरता भी है, ठीक है, और नए सेल भी बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट होगा तभी ये सब प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा था ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। जब तक अगर ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ, नया पुराना सेल डेड होके नया सेल नहीं बना, तब तक तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रह पाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसीलिए क्या है कि लिविंग क्रिएचर जो हम लोग क्रिएचर हैं, तो हम लोग के साथ क्या होना चाहिए, रिपेयरिंग करना। हम लोग अपने बॉडी का तबीयत खराब कुछ भी हो गया, ठीक है, फीवर आ गया, तो उससे क्या होगा, हम अपने आप को रिपेयर कर सके, अपने आप को मेंटेन कर सके, फूड दे रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, मेंटेन कर सके। सिंस ऑल द स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। क्योंकि जितना सारा स्ट्रक्चर है सब मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, इसीलिए हम लोग जो कि मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल को हमेशा ऑल द टाइम घूमते रहना पड़ता है। यहाँ से वहाँ ब्लड सेल है तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है, वो घूमते रहना पड़ेगा। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होता है ना, वो आप क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए और उसका खुद से आंसर देना, पढ़ने के बाद खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए लिविंग प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होता है। The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular। देखिए लाइफ प्रोसेस हमने समझ गया। तो मेंटेनेंस फंक्शन हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए फूड लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ब्लड सेल जा रहा है, ठीक है, रिस्पायरेशन हो रहा है, और भी बहुत चीज़ हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ है मेंटेनेंस प्रोसेस, मेंटेनेंस फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो वो तब भी चलता रहता है जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते, चुपचाप बैठे हुए हैं। आप अभी चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हो तो वो चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सांस लेना बंद कर दिए, सोने के बाद सांस लेना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। even we are just sitting in a class, even if we are just sleep, हम लोग सोए हुए हैं, the maintenance job has to go on, चलता रहता है। the process with together form maintenance job was called। जितने सारे मेंटेनेंस प्रोसेस अगर साथ में चल रहे हैं तो उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। चलिए अब लाइन बाय लाइन जल्द अच्छे से पढ़ते हैं हम। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, इसीलिए तब देखिए क्या है मेंटेनेंस प्रोसेस, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है
ये ज़रूरी है, क्यों? डैमेज एंड ब्रेकडाउन जो हमारे शरीर के अंदर होगा और हमको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए मेंटेनेंस प्रोसेस ज़रूरी है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड ऑफ, सो दे मस्ट बी ए प्रोसेस। इसीलिए हमें हम लोग को अगर बाहर से कुछ लेना होगा तो एक प्रोसेस होना चाहिए। तो हमारे बॉडी में एनर्जी आता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है। देर मस्ट बी ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए फूड, ठीक है, विच वी कॉल ट्रांसफर ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड फूड, जिसे हम फूड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, यही प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन, अब यहाँ न्यूट्रिशन क्या होता है? आउटसाइड से फूड हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो उससे क्या होता है? न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। देखिए क्या बोलते हैं, अगर कोई बॉडी ग्रो कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो उसके लिए बाहर से तो एक्सटर्नल फूड तो लगेगा, एक्सटर्नल रॉ मटेरियल लगेगा, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड कंपाउंड। इसीलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया कि सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड कंपाउंड, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जितने सारे हम लोग खाते हैं भोजन और जो चीज़ जल जाता है वो चीज़ होता है कार्बन बेस्ड, ठीक है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। तो इसीलिए हम लोग को कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, हम लोग जो भी लाइफ है अर्थ पे उसको कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल चाहिए। मोस्ट ऑफ दिस फूड्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड, ठीक है, बहुत सारे जो फूड है सब कार्बन बेस्ड ही होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्स, ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया, डिफरेंसिबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। देखिए, सब सारे ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के फूड तो खाते नहीं है, और सारे ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का न्यूट्रिशनल प्रोसेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितना कम्प्लेक्स है आपका कार्बन सोर्स, ठीक है, कितना कम्प्लेक्स है आपका फूड। अब देखिए, जो लायन का फूड अलग है, वो डियर ये सब चीज़ को, कच्चा मांस को खा के भी उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन हम लोग कच्चा मांस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और क्या है कि जो गाय है, काव है, ऑक्स है, गोट है, ये सब जो है वो सब घास खा लेते हैं, ठीक है, और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। और क्या है कि जो आपका लायन है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और क्या है, जो ये क्या बोलते हैं, काव लोग में होता है इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, न्यूट्रिशनल प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। अब देखिए क्या है, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड, अलग अलग होता है, सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन। इसीलिए बोला गया कि जो आपका इन्वायरमेंट है, आपका एक इंडिविजुअल पे, एक जन पे डिपेंड नहीं करता है, कंट्रोल पे नहीं रहता है। कैसा नहीं कि अब हमें खाना है कुछ तो वही चीज़ है पूरा इन्वायरमेंट में, ऐसा नहीं, सबके लिए फूड है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी therefore needed to be broken down और built up in the, सबसे पहली बात, ये तो कम्प्लेक्स है, इसीलिए हमारे शरीर में सीधा वही चीज़ नहीं आ जाता है। जैसे कि हम लोग को एनर्जी चाहिए तो सीधा एनर्जी नहीं ना लेते, हम लोग फूड लेते हैं, फूड लेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, तब जाके हमें एनर्जी मिलेगा। यही लिखा होगा, देखिए यहाँ लिखा, नीड टू बी ब्रोकन डाउन, हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, जितना सारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, बिल्ड, क्या आपका यहाँ बिल्ट है, built in this body and must be finally converted to form of uniform source of energy that can be used from the various molecular movement needed for the maintaining the life structure। जितना सारा हमारे अंदर में बॉडी मूवमेंट होता है, ठीक है, वो सब चीज़ के लिए हमें ज़रूरी है एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद ही एनर्जी मिलेगा कार्बन बेस्ड कंपाउंड। अब देखिए, as well as the kind of molecule the body needs to grow, जैसे कि ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए तो वहाँ से यूज होगा एनर्जी। फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, कहाँ है, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन in the body are necessary, oxidizing reducing reaction are
सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन जब होता है सोर्स ऑफ एनर्जी टूटने में, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग होता है और रिड्यूसिंग भी होता है। ठीक है, बोथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये सब दोनों रिएक्शन यहाँ पे होता है एनर्जी फॉर्म करने के लिए। For this, many organisms can use oxygen source from the outside of the body. The process of acquiring oxygen from outside of the body and to use is called breakdown of food for cellular need. It is what we call respiration। देखिए रिस्पायरेशन, अब यहाँ पर एक लाइफ प्रोसेस का बात कर दिया, रिस्पायरेशन न्यूट्रिशन पढ़े हम, अब रिस्पायरेशन का बात किया करेंगे। फूड हमारे शरीर के अंदर आया तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, इस किसी में ऑक्सीजन ऐड होता है और वो ऑक्सीजन अगर बाहर से आ रहा है, ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन उसमें फूड में मिला और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ये इसमें कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी फॉर्म हो गया, तो उसी को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। इन दिस केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, the exchange of gases and removal wastes are needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, अगर मान के चलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो अब इसे चाहिए फूड, तो अगर मान के चलिए यहाँ फूड रखा हुआ, फूड है, तब इसका तो सारा इसका जो सारा चीज़ है, सब जगह फूड है मान के चलिए, ठीक है, तो इसका तो सारा जो बॉडी है ये सिंगल सेल है, तो इसका सेल तो कांटेक्ट में, सीधा कांटेक्ट में इन्वायरमेंट के, ठीक है, तो इसको कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए, किस लिए, इसको कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए, किस लिए, फूड को लेने के लिए, ठीक है, रिमूवल वास्ट को रिमूव करने के लिए, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, इसे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, द इंटायर सरफेस ऑफ द, सारा कॉन्टेक्ट में रहता है इन्वायरमेंट में, बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमारा बॉडी, एनिमल्स बॉडी, जितने सारे बॉडी हैं, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारे सेल बढ़ गया तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है, जैसे कि यहाँ डिफ्यूज़न के कारण हम एयर को एक्सचेंज कर सकते थे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, लेकिन क्या हमारे बॉडी में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, चलिए आगे देखिए, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट ऑफ डायरेक्ट। देखिए हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारा ये यहाँ हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हो गया हमारा बॉडी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बॉडी हो गया, तो हमारा ये तो बॉडी पार्ट जो यहाँ पे है, ये बॉडी पार्ट्स हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा बॉडी, लेकिन ये जो बॉडी पार्ट्स है, यहाँ बॉडी पार्ट्स है, अंदर में जो बॉडी पार्ट्स है, वो तो डायरेक्ट सीधा कांटेक्ट में नहीं आएगा, है ना, वो तो सीधा कांटेक्ट में नहीं आएगा आपका। तो बताइए ये कैसे होगा, इस हमारे पास तो सारे जगह एनर्जी जाना चाहिए, सारे बॉडी पार्ट्स में, तो उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है, द सिंपल डिफ्यूजन। इसीलिए बोला गया है, देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, ये जो है सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन अगर कराएंगे तो हमारा सिर्फ तो बॉडी पार्ट्स का ऊपर वाला सेल जो होगा वही कांटेक्ट में आएगा, बाकी कोई कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसीलिए वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन multicellular organism various body parts have a specialized in the function they perform. What are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organism? It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of a specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place of the body। सिंपल अगर बोला जाए तो ये क्या है कि हम पहले देख चुके हैं कि, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है कि हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन बनाया गया है, ठीक है, एक स्पेशल एक प्लेस दिया गया है कि वहाँ से ही आपका ऑक्सीजन जो है इनहेल होगा, जैसे कि हम बोलते हैं अपना नोज़, ठीक है, नोज़ से इनहेल होता है, लंग्स बनाया गया है, लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, उसके ऑक्सीजन फिर क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड में कैरी हो जाता है और वो हार्ट में जाता है और हार्ट पंप करके हमारे सारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचा देता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ है।
तो हमारे लिए हर एक पार्ट के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ऑर्गन बनाया गया। क्यों? क्योंकि हमारा एक बॉडी पार्ट सिंगल अगर सेल डिफ्यूजन के कारण कोई भी चीज़ नहीं हो सकता, इसीलिए। अब देखिए, दिस सिचुएशन क्रिएट ए नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब देखिए क्या है, when chemical reaction use carbon sources and oxygen energy generation for energy generation they create byproduct। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो क्या करता है, बाय प्रोडक्ट क्रिएट करता है। दे आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल, ये सिर्फ यूजलेस नहीं होता सेल, बट सेल के लिए ये बहुत हार्मफुल भी होता है। ठीक है, दिस वास्ट बाय प्रोडक्ट आर देयर फॉर नीडेड टू रिमूव, इसीलिए हम इसे रिमूव करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये नीडेड होता है आउटसाइड ऑफ द प्रोसेस, जिसे हम एक्सक्रेशन करते हैं, जो कि हम टॉयलेट के द्वारा, ठीक है, ये सब के द्वारा, यूरिन के द्वारा, यूरिनेशन के द्वारा क्या होता है, ये सब को हम रिमूव करते हैं। अगेन if the basis rules for body design is multicellular organism are followed, यही सब क्या होता है, इसीलिए ये सब जितना रूल है सब फॉलो कौन करता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रेशन विल बी डेवलप्ड, इसीलिए एक अब टिश्यू बनाया गया एक्सक्रेशन के लिए, विच मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वास्ट। अब हम ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बनाएंगे जिसमें से वास्ट प्रोडक्ट जाएगा। ठीक है, एक्सक्रेटरी टिश्यू जिसमें जाएगा। ठीक है, हम डिटेल में हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। लेट्स कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी लिखिए, आप कहीं से भी, लेकिन आप नॉलेज लेके इसे आप 4 क्वेश्चन लिखिए। डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट है, हमें पता चल गया है क्यों इनसफिशिएंट है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया के कारण हम पता चलता है कि क्या है लाइव है, वो पता चल गया। रॉ मटेरियल क्या है, फूड है। वाट प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है जो कि हमें मेंटेन करता है, तो लाइफ प्रोसेस लिख देना है। और जितने सारे उसके एग्जांपल है, रिप्रोडक्शन, फिर डाइजेशन, न्यूट्रिशन, जितने सारे एक्सक्रेशन, जो चीज़ें आपको पता है सबको लिख देना है। अब हम सीधा ये पढ़ेंगे, क्या है हमारा टॉपिक, न्यूट्रिशन। ठीक है, व्हेन वी वॉक एंड राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम लोग चलते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हमें क्या जरूरी होता है, हमें जरूरी होता है एनर्जी। वी आर यूजिंग एनर्जी इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपैरेंट एक्टिविटी। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। जैसे हम शांत से बैठे हुए तब पर भी हमारा एनर्जी लग रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है, हमारा बॉडी, हर एक बॉडी सेल एनर्जी यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें एनर्जी चाहिए। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हमें बाहर से कुछ मटेरियल भी चाहिए जो कि हमें बड़ा कर सके, डेवलप कर सके, सिंथेसाइज प्रोटीन, अदर सब्सटेंस नीडेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसीलिए हमें बाहर से चाहिए, हम कुछ ऐसा कुछ मिलना चाहिए जहाँ पे हमें ये सब चीज़ मिल सके। तो हमारा सारा चीज़, ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा फूड। ठीक है, हमें फूड चाहिए, फूड से ही हमारा क्या होगा, ये सब चीज़ होगा। ये हो गया। अब हम आगे में क्या देखने वाले हैं, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब हमें पता चलेगा कि हमें लिविंग थिंग्स कैसे फूड हम उन्हें मिलता है। ठीक है, वो देखते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एनर्जी मटेरियल इज कॉमन इन ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। देखिए, सबको तो फूड चाहिए, पर सबको क्या होता है, अलग अलग वे में फूड मिलता है। जैसे सम ऑर्गेनिज्म यूज, क्या है यहाँ, some organisms use simple food to obtain from inorganic sources in the form of food, sorry, in the form of carbon डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि प्लांट हो गया तो सब की इनऑर्गेनिक सोर्स है फूड का। ठीक है, तो उन लोग क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ, इसी को बोला जाता है क्या, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद से, मतलब क्या, इनऑर्गेनिक लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बस उन्हें उतना ही चाहिए। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन। ठीक है,
इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज। जैसे यहाँ पर तो सिंपल था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था, इसीलिए येलो ले लिए। पर और भी जो अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग, एनिमल्स जितने सारे हैं, वो सब क्या है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेते हैं, फूड को लेते हैं, फिर उसे क्या करना पड़ता है, ब्रोकन डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, टूटता है, उसके बाद सिंपलर वंस में टूटता है, उसके बाद क्या है, बिफोर दे यूज फॉर अप कीप एंड ग्रोथ फॉर द बॉडी। ग्रोथ के लिए हमें उसे सब्सटेंस को ब्रोकन डाउन करना पड़ता है सिंपलर वंस में। अब क्या है, टू अचीव दिस, मतलब क्या, ग्रोथ को टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। हाँ, जैसे कि ब्रेक डाउन करने के लिए तो कुछ चाहिए, तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक इंजाइम्स है, ठीक है, ये इंजाइम्स है, यही इंजाइम्स के क्या होता है, फूड ब्रोकन डाउन होता है। दस द हेटरोट्रॉपिक सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। अब देखिए, सिंपलर में अगर बोला चाहे एनसीईआरटी तो को हमने बता दिया, जैसे कि हमें फूड चाहिए, तो हम फूड कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है, और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलेगा नहीं सर, तो मैं तो सिर्फ मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, भेज खाता ही नहीं, मतलब ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर अगर आप मटन खा रहे, चिकन खा रहे, तो वो सब भी डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड करते हैं। अब देखिए क्या है, इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है हेटरोट्रॉप का। हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी, कुछ फंगी और एनिमल्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन इतना सारा लिखा हुआ है, इसे आप रीड करें, मैं समझा देता हूँ क्या है। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में आपका कौन आएगा, प्लांट्स आएगा। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेंगे और फिर अंदर में अपना फूड बनाएंगे। पहले चलिए इसको रीड कर लेते हैं। कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए, कार्बन और जो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपका कौन सा प्रोसेस से होता है, फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखिए देखिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए क्या, दिस मटेरियल्स इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। जिसे किसके प्रेजेंस पे कन्वर्ट किया जाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के। अब क्या है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। यहाँ पर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड किसको करता है, प्लांट को प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज किया जाता है उस समय, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को। और कार्बोहाइड्रेट के कारण ही आपका जो क्या है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट के कारण, रुकिए देख लेता हूँ, अच्छा ठीक, कार्बोहाइड्रेट के कारण ही आपका जो ये है, सॉरी, क्लोरोफिल के कारण आपका जो ग्रीन प्लांट है, उस जो प्लांट है उसका लीफ जो है वो क्या रहता है, आपका ग्रीन रहता है, ठीक है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट यहाँ यूज किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे ये कैसा क्यों होता है ऐसा, ठीक है। न्यूट्रिशन में द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हाँ देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखे होंगे पोटैटो, ठीक है, और जितने सारे फूड होते हैं उस वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जितना कार्बोहाइड्रेट यहाँ यूज होता है और जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट में यूज नहीं होता, ग्रोथ के लिए उतना जरूरी नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, एक समझिए कि एक फैट की तरह, ठीक है, वो स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि उसमें, जैसे कि पोटैटो हो गया तो वो स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड फूड होता है उसमें, पोटैटो हो गया उस टाइप का, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एज वैन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ये क्या है, एक इंटरनल एनर्जी है जो कि अगर मान के चले आपको फूड नहीं मिल रहा है तो वही फूड को वो ले सकता है, ठीक है। प्लांट क्या कर सकता है, वही फूड में जो उसमें एनर्जी है उसको यूज कर सकता है। रिजर्व टू द a somewhat similar situation is seen in
us where some of energy derived from the food we get stored in the body in the form of glycogen। जैसे बोलते हैं ना कि ग्लाइकोजन किसी को फैट हो जाता है तो ठीक है, तो वो उस तरह से क्या होता है, अगर हम ज़्यादा फूड खा लेते हैं तो हमारा फूड एनर्जी जितना चाहिए बॉडी को उतना वो ले लेगा, बाकी क्या करता है, बाकी वो किस फॉर्म में कर देता है, ग्लाइकोजन का फॉर्म में स्टोर कर लेता है हम अपने हमारे बॉडी में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहाँ पे है, यहाँ है ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये आपका जो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है आपका क्या रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस के कारण यही प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस के कारण हमें ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसे। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली, रुकिए, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में ये क्या होता है, ये सब जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं वो सब चीज़ होते हैं, वो इवेंट होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। बॉडी जो बोला मैंने कि लीफ में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वही क्लोरोफिल के कारण लाइट एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट मिलता है तो वहाँ से एब्जॉर्ब होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आता है वही क्या करता है, उसको हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उसको उसमें डिवाइड कर देता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर तोड़ देता है। द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली। ठीक है, ये आपका तुरंत तुरंत नहीं, ऐसा नहीं कि हुआ ऐसा तुरंत तुरंत कन्वर्ट होते जा रहा है, ऐसा तुरंत तुरंत नहीं होता है। डिजर्ट प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे हर जगह क्या होता है, ऐसा तुरंत तुरंत नहीं होता है। डिजर्ट में जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेता है और क्या है, एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। कार्बन डाइऑक्साइड रात में लिया और सुबह में जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब किया था क्लोरोफिल से, ठीक है, उसके कारण वो क्या करेगा, फूड बनाएगा। लेट अस सी हाउ each of the component of the above reaction are necessary for photosynthesis। अब हम देखते हैं कि जो above जो जितना है वो above जो कंपोनेंट है वो कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस से। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ जो यहाँ पर आपको बगल में दिख रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है, लीफ माइक्रोस्कोप से देखेंगे अगर क्रॉस सेक्शन, वी विल नोटिस सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। सेल आपको दिखेगा, ये ग्रीन डॉट्स दिखेगा जो कि आपका क्लोरोप्लास्ट है। देखिए ये क्या है आपका, यहाँ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आपको जो ग्रीन डॉट्स दिख रहा है वो आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और जो बीच बीच में खाली जगह है वो एयर स्पेस है। देखिए यहाँ पर ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, और क्या है यहाँ देखिए लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, इसके बारे में हम भी यहाँ पढ़ लेंगे। ये है गार्ड सेल, ये एयर स्पेस है, और फिर ये जो ऊपर में इस करके जो ये है ये, ठीक है, ये क्या है, वैक्सीकुटिकल्स है। ये है फ्लोएम जाइलम, ये है फ्लोएम जाइलम। फ्लोएम जाइलम का क्या वर्क होता है, ये वाटर या कोई न्यूट्रिएंट्स को बॉडी पार्ट से प्लांट, मतलब क्या है, फ्लोएम जाइलम है, यहीं से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, जिसे हम, ये है आपका वैस्कुलर बंडल जिसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ग्रीन डॉट्स हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आप एक एक्टिविटी है जिससे पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस कितना ज़रूरी है। तो ओके स्टूडेंट, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये एक्टिविटीज़ जो है हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे ताकि हम इसे अच्छे से क्लियर कर सकें,
ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ के आइए, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते जाना, इंपॉर्टेंट नोट नोट करते जाना, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका, ठीक है। इसमें क्या है जानते हैं, एक चैप्टर है, उसके बाद कुछ सब चैप्टर है, सब चैप्टर, जैसे कि हमें डाइजेशन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक्सक्रेशन और भी बहुत चीज़ें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं 2 या 3 लेक्चर में या 4 लेक्चर में इसे मैं कंप्लीट करूँगा और हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए ओके बाय।